जैसा कि आप जानते हैं, जब निषेचन होता है यानी मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में संयुग्मित होते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट से ही भ्रूण का निर्माण होता है। जायगोट यानी युग्मन, इससे भ्रूण का निर्माण होता है। जायगोट से भ्रूण के बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भवन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो भ्रूण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक बीजपत्री भ्रूण और दूसरा होता है द्विबीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण नाम से पता चल रहा है, यानी कि ऐसे भ्रूण जिसमें सिर्फ एक बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र को इंग्लिश में कॉटिलिडन कहते हैं, और जिनमें एक बीजपत्री होता है उसे मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो भ्रूण यानी एम्ब्रियो, यानी इन्हें मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो कहते हैं। और जो दूसरा प्रकार है उसे द्विबीजपत्री भ्रूण कहते हैं, यानी ऐसे भ्रूण जिसमें द्विबीजपत्र हो, यानी डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम एक बीजपत्री भ्रूण यानी कि मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो की संरचना को देखते हैं। देखिए, ये एक मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो यानी एक बीजपत्री भ्रूण है। इसमें सबसे नीचे जो आपको पतली सी एक संरचना दिख रही है, लंबी सी, इसे एम्ब्रियो एक्सिस यानी भ्रूण अक्ष कहा जाता है। यह जो भ्रूण अक्ष है उसके पार्श्व से यानी एक साइड से ऊपर की ओर आपको एक पतली सी लंबी सी एक और संरचना जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, यही कॉटिलिडन है। यही यानी बीजपत्र है, कॉटिलिडन यानी बीजपत्र। तो इसमें जो कॉटिलिडन दिख रहा है ये आपको बहुत ही पतला दिख रहा है, इसीलिए इसे यहाँ पर स्कूटेलम कहते हैं। ये जो भ्रूणीय अक्ष है जहाँ से ये कॉटिलिडन जुड़ा हुआ है यानी स्कूटेलम जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट को यानी उस क्षेत्र को स्कूटेलम नोड कहा जाता है। अब ये जो नोड है यानी स्कूटेलम नोड है, इसके ऊपर वाला भाग यानी भ्रूणीय अक्ष का ऊपर वाला भाग, स्कूटेलम नोड के ऊपर वाला भाग को एपिकोटाइल कहते हैं, और उसके नीचे वाला भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये जो ऊपर वाला एपिकोटाइल भाग है, इसका जो शीर्ष भाग होता है इसे प्ल्यूम्यूल यानी प्रारंकुर कहा जाता है। ये प्रारंकुर होता है, और यही प्रारंकुर यानी प्ल्यूम्यूल विकसित होकर शूट बनाता है। शूट यानी कि प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। और ये स्कूटेलम नोड के नीचे, जैसे मैंने कहा, हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल का जो नीचे जो शेष भाग है वह मूलांकुर होता है यानी रेडिकल होता है, जो कि आगे विकसित होकर जड़ तंत्र का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो स्कूटेलम नोड है उसके ऊपर आपको जो कॉटिलिडन दिख रहा है, यानी जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कॉटिलिडन है यानी ये जो बीजपत्र है वह उसमें भोजन जो है वह संग्रहित नहीं होता, इसीलिए ये बहुत ही पतला होता है। तो इसीलिए इसे स्कूटेलम कहते हैं, और यही एक मोनोकॉटिलिडनरी भ्रूण होता है यानी एक बीजपत्री भ्रूण होता है। इस जो प्रारंकुर आप देख रहे हैं, जो एम्ब्रियो एक्सिस है यानी भ्रूण अक्ष है, उसका जो ऊपर वाला भाग है यानी जो एपिकोटाइल के ऊपर वाला भाग है प्रारंकुर, उस प्रारंकुर के ऊपर एक आवरण होता है जो कि शल्की आवरण होता है, शल्की से बना हुआ होता है, बहुत ही पतला सा आवरण होता है, इसे कॉलियोप्टाइल कहते हैं। और इसी भ्रूण अक्ष के नीचे जो प्रारंकुर यानी मूलांकुर वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये मूलांकुर के चारों तरफ भी एक प्रकार का आवरण होता है, यह भी शल्की होता है। इस आवरण को कॉलियोराइजा कहते हैं। और ये दोनों कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा ये सिर्फ एक बीजपत्री भ्रूण में पाया जाता है, द्विबीजपत्री भ्रूण में यह नहीं पाया जाता। अब हम द्विबीजपत्री भ्रूण यानी डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो की संरचना को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक डाइकोटिलिडनस यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना को दिखाया जा रहा है। इसमें आप
एकदम केंद्र में, बीच में आप एक लंबी सी पतली सी संरचना को देख रहे हैं। यह है भ्रूण अक्ष यानी एम्ब्रियो एक्सिस। और इस पतली सी एम्ब्रियो एक्सिस के यानी भ्रूण अक्ष के दोनों पार्श्व में यानी दोनों साइड में जो ये दो बड़ी बड़ी गोलाकार संरचना आप देख रहे हैं, यह है कॉटिलिडन्स यानी कि बीजपत्र। क्योंकि ये द्विबीजपत्री है तो इसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो बीजपत्र है, कॉटिलिडन है, यह एक बीजपत्री की अपेक्षा ये काफ़ी बड़ा है और मोटा भी है। तो ये जो कॉटिलिडन होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा भोज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं और ये कॉटिलिडन इस भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। ये जो भ्रूण एक्सिस है यानी कि ये जो एम्ब्रियो एक्सिस है, क्योंकि इसी एम्ब्रियो एक्सिस में प्रारंकुर और मूलांकुर होता है, जो कि आगे चलकर प्रारंकुर प्ररोह तंत्र बनाता है और मूलांकुर जड़ तंत्र बनाता है। तो ये इसके विकास होने के लिए इसको पोषण की आवश्यकता है। तो ये पोषण इसे कहाँ से मिलता है? इन कॉटिलिडन्स यानी बीजपत्रों से मिलता है। तो आप ये जो बीज का जो आप भ्रूण अक्ष देख रहे हैं जिसे हम एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं, तो इसके वह बिंदु जहाँ से ये कॉटिलिडन इससे जुड़ रहा है यानी बीजपत्र जुड़ रहा है, उस भाग को कॉटिलिडनरी नोड कहा जाता है। ये जो कॉटिलिडनरी नोड है, इसके जो ऊपर वाला भाग है इसे एपिकोटाइल कहते हैं और इसका जो शीर्ष भाग है वह प्रारंकुर होता है यानी कि प्लूम्यूल होता है, जो कि आगे विकसित होकर प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम को विकसित करता है, उसका निर्माण करता है। और इस नोड के नीचे का जो भाग है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं और हाइपोकोटाइल का जो शीर्ष भाग है वह होता है मूलांकुर यानी रेडिकल, जो कि आगे विकसित होकर जड़ तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि मूलांकुर और कॉटिलिडनरी नोड के बीच का जो भाग है उसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं और कॉटिलिडनरी नोड और प्रारंकुर के बीच का जो भाग है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो एक्सिस है यानी भ्रूण अक्ष है, उसके दोनों ओर आपको 2 कॉटिलिडन यानी बीजपत्र देखने को मिल रहा है और यही बीजपत्र इस भ्रूण अक्ष को पोषण प्रदान करते हैं और इसी से जो बेबी प्लांट यानी जो शिशु पौधा है वह विकसित होता है। हम एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि कैसे बीज के अंदर की संरचना होती है। हम अब एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि कैसे बीज की संरचना होती है। यहाँ पर मेरे पास चने के बीज हैं। आप जानते हैं कि जो चना होता है वह डाइकोटिलिडन होता है यानी कि द्विबीजपत्री होता है और यह बीज ऐसा होता है जिसमें एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है, यानी कि यह गैर एल्बुमिनस यानी नॉन एंडोस्पर्मिक बीज है। आइए हम इस बीज के अंदर की संरचना को देखते हैं कि इस बीज के अंदर भ्रूण अक्ष और पूरा जो भ्रूण होता है वह कैसे होता है और इसके अंदर जो कॉटिलिडन होते हैं यानी बीजपत्र होते हैं वह कैसे होते हैं, उसकी स्थिति कैसे होती है। ये हमारे पास चना है जो रात भर भिगोए हुए रखा था और ये फूल भी गया है, बहुत अच्छे से फूल गया है, बहुत सारे चने हैं। इससे हम इसकी संरचना को देखेंगे और इसे देखने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी, जिससे इसके अंदर की संरचना और स्पष्ट हो पाएगी। और इसके लिए हमने ये ड्रॉपर रखा है आयोडीन सॉल्यूशन निकालने के लिए और साथ ही ये फोर्सेप है जिसके द्वारा हम इसके विभिन्न भागों को देखेंगे। अब हम एक चना को देखते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा छिद्र हमको दिख रहा है। यह जो छिद्र होता है यह माइक्रोपाइल होता है, जो आपने बीजांड की संरचना में देखा होगा। अब इसे और अच्छे से देखने के लिए हम इस आयोडीन सॉल्यूशन को लेंगे इस ड्रॉपर से और इस ड्रॉपर से हम इस छिद्र में इसे डालेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ये दिख रहा है छिद्र, यही माइक्रोपाइल है जो कि बीजांड में आप देख चुके हैं। इसी छिद्र से बीज के अंदर जो जल होता है, जल और जो लवण होते हैं वही इस बीज के अंदर प्रवेश करते हैं इस छिद्र से, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं।
अब हम देखेंगे कि इस बीज को यदि हम इस बीज से तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये टूट गया है और ये 2 बराबर भागों में बट गया है। और साथ ही हम देख रहे हैं एक पतला सा इसमें आवरण, छिलके के रूप में आप जिसको जानते हैं बीज का छिलका होता है, ऐसे पतला सा आवरण इसमें से निकला है। यह है पतला सा आवरण, यह है बीजांड का इंटेगुमेंट जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। ये जो अध्यावरण होता है, यही आप जानते हैं 2 अध्यावरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। ये बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण को आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट कहा जाता है। ये दोनों जो अध्यावरण है ये पूरी तरह से फ्यूज्ड हो जाते हैं, यानी कि एकदम संगलित हो जाते हैं और इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये बीज के छिलके के रूप में ये दिखाई देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो निषेचित बीजांड होता है वही बीज होता है। अब आप ये जो देख रहे हैं 2 भाग बीज के, ये बड़े बड़े जो 2 भाग आपको दिख रहे हैं यही कोटिलीडन है, इसी को बीज पत्र कहते हैं और यही भ्रूण अक्ष को पोषण प्रदान करते हैं। अब हम भ्रूण अक्ष को देखेंगे, इन दोनों कोटिलीडन के बीच में आपको पतली सी संरचना दिख रही है, जिसे हम और स्पष्ट से देखने के लिए हम इस आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे। हम इस ड्रॉपर से इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें ये और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस तरह से हमने डाल लिया है। अब देखिए इसमें आपको और अच्छे से यह दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये लंबी सी जो पतली सी संरचना है ये भ्रूण अक्ष है, जो नीचे की ओर जा रही है वह है हाइपोकोटाइल और इसके शीर्ष में मूलांकुर होता है और ऊपर की ओर जो दिख रही है इसे एपिकोटाइल कहते हैं, जिसके शीर्ष में प्रारंकुर होता है। तो यही भाग होता है भ्रूण अक्ष, जो विकसित होकर एक शिशु पौधे का निर्माण करता है। तो ये है द्विबीजपत्री बीज, जिसमें स्पष्ट रूप से आप कोटिलीडन देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह गैर एल्बुमिनस यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक बीज है। हमने अभी बीज की संरचना को अच्छे से देखा। हम बीज को निषेचित बीजांड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बीजांड के अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो यही बीजांड धीरे धीरे बीज में परिवर्तित होने लगता है। जैसा कि हमने देखा कि बीज के अंदर 2 प्रकार के भ्रूण होते हैं, एक मोनोकोटिलिडनरी और दूसरा डाइकोटिलिडनरी, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इसी 2 प्रकार के भ्रूण के कारण ही हम बीजों को भी 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक बीज ऐसे होते हैं जिसे हम एक बीजपत्री बीज कहते हैं और दूसरा द्विबीजपत्री बीज। इसी प्रकार हम बीज को 2 और प्रकारों में बांट सकते हैं। वह है गैर एल्बुमिनस बीज, जिसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और दूसरा है एल्बुमिनस बीज, जिसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अब ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। वैसे हम जानते हैं कि भ्रूणपोष भ्रूण के विकास में भ्रूण द्वारा ही उपभोग कर लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष जो अवशिष्ट जो भ्रूणपोष होते हैं वह उनमें उपस्थित होते हैं। तो इसी के आधार पर बीजों को 2 प्रकारों में बांटा गया है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, नाम से पता चल रहा है गैर एल्बुमिनस बीज, इसमें जो भ्रूण है वह भ्रूणपोष का पूरी तरह से उपभोग कर लेता है, उसमें भ्रूणपोष बिल्कुल भी नहीं बचते, यानी एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं होते। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे चना और जितने भी दालें हैं वे और मटर, इनमें आपको किसी भी प्रकार का भ्रूणपोष नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार का है, जिसे हम एल्बुमिनस बीज यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, उनमें भ्रूणपोष कुछ भाग भ्रूणपोष का यानी एंडोस्पर्म का बचा हुआ होता है।
इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा और अरंड। जो गेहूं, मक्का और बाजरा है ये एल्बुमिनस एक बीजपत्री बीज होते हैं, और जो अरंड है वह एल्बुमिनस द्विबीजपत्री बीज होते हैं। तो हम अब देखते हैं कि कैसे जो एल्बुमिनस बीज होते हैं उसकी संरचना कैसी होती है। इसके लिए हम एक मक्के के बीज को देखते हैं, उसकी संरचना को देखते हैं। देखिए ये एक मक्के का बीज है। इसमें आप दो कोष्ठ देख रहे होंगे, एक बड़ा कोष्ठ है और एक छोटा कोष्ठ। ये जो दोनों कोष्ठ है, इन दोनों कोष्ठ के बीच में एक स्तर होता है, एपिथेलियल स्तर, जो इन दोनों कोष्ठों को बांटता है। जो ये बड़ा कोष्ठ आप देख रहे हैं यही एंडोस्पर्म है, यानी कि भ्रूणपोष है। ये जो भ्रूणपोष है ये दो स्तरीय होते हैं। जो बाहर का जो पतला स्तर आपको दिख रहा है यह प्रोटीन का बना होता है जिसे एल्यूविरन स्तर कहा जाता है, और जो अंदर का चौड़ा स्तर आप देख रहे हैं ये स्टार्च का बना हुआ होता है। अब इसके नीचे जो छोटा कोष्ठ है इसे देखिए। ये जो छोटा कोष्ठ है इसमें आपको भ्रूणी अक्ष दिख रहा है, और भ्रूणी अक्ष के पार्श्व से आपको स्कूटेलम, जो कि एक प्रकार का कॉटिलिडन है, यह भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्कूटेलम है, जो कि एक कॉटिलिडन है, ये बहुत ही पतला है, और ये पतला इसलिए है क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थों का संग्रहण नहीं होता। तो जो भ्रूण है, भ्रूण जो अक्ष है, भ्रूण नहीं, भ्रूण अक्ष जो है उसको जो पोषण है वह किससे प्राप्त होता है? इसी एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष से प्राप्त होता है। और ये स्कूटेलम को फिर भी कॉटिलिडन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये जो स्कूटेलम है यह इस एंडोस्पर्म से भोजन को अवशोषित करता है और करके ये से भ्रूण अक्ष को देता है। तो इस तरह भ्रूण अक्ष को इस एंडोस्पर्म से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, पोषण प्राप्त होता है, और ये विकसित होकर शिशु पौधे में बदलता है।